गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को, जिस पे आज महत्वपूर्ण तथ्यों की अपन चर्चा करेंगे जो करंट न्यूज़ के अंदर है। सबसे पहले अपन चलते हैं रिकवरी रेट्स ऑफ जो कोविड-19 से संबंधित है। तो देखो, अपन अभी बात करें तो भारत वो अभी कौन से स्थान पे है कोविड केसेस के अंदर? चौथे स्थान पे है, जहाँ पे लगभग अभी और भी बढ़ चुके हैं। अभी ये केस वो 3.47 लाख के आसपास हैं और जो रिकवरी रेट है वो 50.6% के आसपास रिकवरी रेट है, यानी 1.84 लाख लोग रिकवर यहाँ पे हो चुके हैं। यदि मृत्यु की बात की जाए तो लगभग 10,000 प्लस लोगों की वो इसमें डाइड हो चुके हैं, मर चुके हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे अपन देख भी रहे हैं कि 10,000 केस प्रतिदिन लगभग बढ़ रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट भारत के अंदर 50.6% के आसपास है। और वो ये चीज़ें रिकवरी रेट है वो मिड मई के बाद से ये धीरे धीरे सुधार भी इसमें हो रहा है। देखो, द एवरेज डबलिंग टाइम्स ऑफ केसेस इन इंडिया इज़ 19.1 डे, यानी 19.1 दिन के अंदर भारत के अंदर केस क्या हो रहे हैं? डबल हो रहे हैं। बट इन अबाउट 19 स्टेट द केस आर डबलिंग फास्टर देन द नेशनल एवरेज। लेकिन 19 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे वो जो डबल होने की जो दर है वो नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है। तो ये स्थिति यहाँ पे है। देखो, रिकवरी रेट अपन देखें तो दिल्ली के अंदर इतनी है, मुंबई के अंदर 45.7% जो हाईएस्ट है कंपेयर टू द ग्लोबल सिटीज़ लाइक न्यूयॉर्क के अंदर 21.2% ही है। द वर्स्ट अफेक्टेड सिटी इन यूएसए, जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित है अमेरिका के अंदर। तो अपन यहाँ पे देखें, यदि अपन इन टॉप 5 फ्रॉम टॉप 6-7 कंट्रीज़ को यदि देखें तो सबसे ज़्यादा जो रिकवरी रेट वो यहाँ पे किसके अंदर है? रशिया के अंदर है। फिर भारत की रिकवरी रेट सबसे ज़्यादा है और सबसे कम जो रिकवरी रेट है वो स्पेन के अंदर है। और स्पेन के अंदर इसीलिए वो डेथ सबसे ज़्यादा वहाँ पे हुई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, इनसे संबंधित अलग अलग तरीके के सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप इसकी पिक्चर ले लेंगे, स्नैपशॉट ले लेंगे और वो इन तथ्यों को आप ध्यान रखेंगे। अगले महत्वपूर्ण जानकारी पे अपन चलते हैं। इंडियन गैस एक्सचेंज को वो किया गया लॉन्च, भारत में शुरू हुई गैस की ट्रेडिंग। तो यहाँ पे अपन देख भी रहे हैं, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसको लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से और इस तरीके का कारोबार अब भारत में शुरू हो चुका है। किस तरीके का कारोबार? देश का ये पहला राष्ट्रीय स्तर का ऑनलाइन डिलीवरी पर आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इंडियन गैस एक्सचेंज लॉन्च होने के साथ भारत में गैस की ट्रेडिंग शुरू हो गई है। एनर्जी प्लेटफॉर्म इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के पूर्ण स्वामित्व में संचालित है। तो ये वो किसके पूर्ण स्वामित्व में संचालित है? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के। IE एक्स से संबंधित है ये। IGX मानक गैस अनुबंधों के कारोबार सुगम बनाएगा और वेब के साथ ग्राहकों को जुड़ा यह पूरी तरह ऑटोमेटेड एक्सचेंज है। इससे प्राकृतिक गैस की कीमतें खुले बाजार में तय होने लगेंगी। तो ये भी बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी से जुड़ी हुई अपन अन्य जानकारी पे यहाँ पे चलते हैं। इनकॉर्पोरेटेड जो IGX है वो किसके तहत सब्सिडरी है? ये आपको सवाल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो किसकी सहायक कंपनी है? इंडिया वो एनर्जी मार्केट से जुड़ा हुआ ये जो प्लेटफॉर्म है वो IEX का ये सब्सिडरी है, जो अपन पिछले वाली वो स्लाइड में भी चर्चा कर चुके हैं। एंड दिस विल हैव द नेशंस मूव टुवर्ड्स फ्री मार्केट प्राइसिंग ऑफ नेचुरल गैस। तो प्राकृतिक गैस की एक तरीके से मुक्त रूप से मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया इसके माध्यम से रहेगी। द एक्सचेंज इज एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी इन नेचुरल गैस। तो एक तरीके से पारदर्शिता रहेगी यहाँ पे मूल्य के निर्धारण को लेकर। एंड द फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन इंडियाज एनर्जी बास्केट। तो इस तरीके से प्राकृतिक गैस के शेयर्स की वो यहाँ पे वृद्धि देखने को या सुगमता यहाँ पे मिलेगी। LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस जिसको बोलते हैं, इंपोर्ट्स आर सेट टू बिकम ए लार्जर प्रोपोर्शंस ऑफ डोमेस्टिक गैस कंजप्शन। तो आने वाले समय के अंदर इसका जो कंजप्शंस है वो एक बड़ा हिस्सा रहेगा। एज इंडिया मूव टू इंक्रीज द प्रोपोर्शंस ऑफ नेचुरल गैस, जैसा कि भारत वो इस कदम पे है, इसको बढ़ाने के कदम पे इसके हिस्से को इन द एनर्जी बास्केट में
2018 में जो 6.2% हिस्सा था उसे 2030 तक जो है 15% तक जो है वो किया जाएगा। तो इस कदम में वो आगे बढ़ रही है, अपने जो है वो कदम आगे बढ़ा रही है। तो ये जानकारी भी यहाँ पे इसी से संबंधित है जो आप ध्यान रखेंगे। अगली जानकारी पे चलते हैं। देखो, देश के तीनों सेनाएं रूस में जो है दिखाएगी दमखम। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई जब भारत की जो है पहली बार अपनी तीनों सेनाओं को रूस की राजधानी मॉस्को में रेड स्क्वायर पर होने वाली सालाना परेड में भेजने वाला है। तो रेड स्क्वायर के अंदर जो सालाना परेड होगी उसके अंदर भारत अपनी जो है जल, थल और वायु सेना को यहाँ पे भेजेगा। तो ये एक तरीके से पहली बार ऐसा जो है वहाँ पे होगा। देखो, रसिया की बात की जाए तो रसिया के अंदर जो है व्लादिमीर जो है पुतिन जो है वो वहाँ पे क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं। और राजधानी आपको पता होगी मॉस्को जो है वो इसकी राजधानी है। और रूबल जो है वो क्या है, यहाँ पे इसकी मुद्रा है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको पूछा जा सकता है कि किस देश के अंदर जो है रेड स्क्वायर पर होने वाली सालाना परेड के अंदर जो है भारत हिस्सा लेने जा रहा है या भारत की तीनों सेनाएं हिस्सा लेने जा रही है। तो ये सवाल आपको पूछा जा सकता है। अब देखो, ये होता क्यों है, इसका जवाब भी आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। क्योंकि 1945 में जो है नाजी जर्मनी के आत्मसमर्पण के जश्न को लेकर ये मनाया जाता है। तो जर्मनी के जो है आत्मसमर्पण से संबंधित है ये, और उसी की याद में जो है ये जो है समारोह वहाँ पे आयोजित किया जाता है सालाना। अगली जानकारी जो है महंगाई को लेकर है। यहाँ पे थोक महंगाई देखो यहाँ पे किससे मापी जाती है, WPI, यानी जिसको अपन जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स यहाँ पे बोलते हैं। देखो, इस जो है इंडेक्स का आधार वर्ष एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, यानी जिसको बेस ईयर बोलते हैं। 2011-12 जो है वो उसका क्या है, बेस ईयर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अर्थव्यवस्था में नरमी की मांग की कमी से जो है 56 माह में जो है पहली बार जो है अवस्फीति के हालात जो है वो देखेगा। अवस्फीति का मतलब यहाँ पे क्या है, डिफ्लेशन है। ठीक है, डिफ्लेशन जो है वो किसका अपोजिट होता है, यहाँ पे इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई बढ़ना और डिफ्लेशन का मतलब मुद्रा के अंदर संकुचन होना है। तो ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको जो है ये थोड़ा सा दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ पे 3.2% जो है यहाँ पे कमी इसके अंदर जो है वो आई है यहाँ पे। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो ये नेगेटिव है यहाँ पे, इस चीज़ का जो है यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो 3.2% की कमी आई है। तो मई में जो है महंगाई सूचकांक में 3.2% की कमी दर्ज गई। हालांकि जो खाद्य महंगाई में दिखी थोड़ी तेज़ी और लगातार तीसरे महीने ईंधन की कीमतों में नरमी आई है। तो यहाँ पे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि रेपो दर और जो है 25 आधार अंक की कटौती जो है गुंजाइश हो सकती है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि WPI में कितनी % जो है गिरावट देखने को मिली है, WPI का आधार वर्ष क्या है, और ये स्थिति जो है डिफ्लेशन है। क्योंकि नेगेटिव यदि हो जाता है तो वो डिफ्लेशन की स्थिति है। इसको हिंदी में मुद्रा संकुचन बोलते हैं। यानी जो पैसे जो है उसकी वैल्यू जो है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है वहाँ पे, लेकिन अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता जो पैसे की है वो मार्केट में जो है वो क्या है, कम वहाँ पे है। इसलिए ऐसी स्थिति जो है वहाँ पे देखने को मिली है। अब देखो, एक जानकारी यहाँ पे और दी गई है, मई में जो है वो 36% जो है निर्यात जो है वो यहाँ पे घटा है। तो निर्यात में भी यहाँ पे जो है कमी देखने को देखी गई है या कमी मिली है यहाँ पे। अब डिफ्लेशन से संबंधित या जो यहाँ पे WPI की वजह से जो ये स्थिति पैदा हुई उसको यहाँ पे जो है चार्ट के अंदर भी यहाँ पे दिखाया गया है, जो आप अच्छे से यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इसी के बारे में अपन देखो यहाँ पे देखते हैं 3 पॉइंट जो है माइनस में 3.21% की जो है वो ऑल कमोडिटीज़ के अंदर जो है इन्फ्लेशन में कमी आई है। तो ऐसी जो ऋणात्मक स्थिति है उसको यहाँ पे डिफ्लेशन बोला जाता है, या जिसको हिंदी में अपन जो है वो क्या बोल सकते हैं, मुद्रा संकुचन यहाँ पे बोलते हैं। यानी जो वैल्यू है मनी की वो तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो पैसे की उपस्थिति बाजार के अंदर है वो यहाँ पे बहुत कम हो जाती है, और इसी वजह से ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। तो लोगों के पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी है वो क्या हो गई है, कम हो गई है वहाँ पे। अगली महत्वपूर्ण जानकारी पे चलते हैं। कोविड की जांच अब 30 मिनट में, एंटीजन किट को ICMR की मंजूरी। ICMR क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसने ये मंजूरी दी है
कि अब 30 मिनट में जो है जांच सामने आ जाएगी। किसके माध्यम से? एंटीजन किट के माध्यम से। तो ये एंटीजन किट जो बनाई जा रही है वो किस कंपनी के द्वारा बनाई जा रही है? साउथ कोरिया की कंपनी। और साउथ कोरिया की कंपनी कौन सी है? SD बायोसेंसर। तो SD जो बायोसेंसर है उस कंपनी के द्वारा ये बनाई जा रही है। मानेसर, दिल्ली के पास मानेसर में ये बनाई जाएगी और इसकी जो एक्यूरेसी है वो 99.3% से लेके 100% तक जो है वो इसकी एक्यूरेसी यहाँ पे है। तो दिल्ली के एम्स और ICMR ने इसको अनुमति ये हाल ही में दी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कौन सी कंपनी बना रही है, किसने इसको अनुमति दी है। तो ये जानकारी यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप, इससे संबंधित सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब एक जानकारी छोटी सी मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहता हूँ। यदि आपको साउथ कोरिया की जो है करेंसी पूछा जाए तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है, वॉन जो है वो इसकी क्या है? करेंसी है। और इसकी राजधानी जो है वो कौन सी है? सियोल इसकी राजधानी है यहाँ पे। और यदि आपको प्रेसिडेंट पूछा जाए तो मून जे इन जो है वो कौन है? यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं इसके। अगली महत्वपूर्ण जानकारी जो है नाभिकीय हथियारों को लेकर है। सिप्री ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। देखो सिप्री की फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको आप सुन भी लेंगे अच्छे से यदि दिखाई नहीं दे रहा है। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको कहा जाता है। मुख्यालय इसका स्टॉकहोम में है। स्टॉकहोम जो है वो कहाँ की जो है वो कैपिटल है? स्वीडन की है। अब देखो स्वीडन की यदि आपको करेंसी पूछा जाए तो क्रोना यहाँ की क्या है? मुद्रा है। देखो ये इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो 1966 में स्थापित किया गया, एक स्वतंत्र संस्था के रूप में, जिसका जो है वो काम यहाँ पे रिसर्च इनटू कॉन्फ्लिक्ट आर्मामेंट्स, हथियारों को लेकर, आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्मामेंट यानी निशस्त्रीकरण से संबंधित इसका काम यहाँ पे है। तो इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है कि भारत ने बढ़ाया परमाणु जखीरा, कि भारत ने परमाणु जो है अपने हथियार बढ़ाए हैं, लेकिन चीन और पाकिस्तान से हथियार जो है वो कम यहाँ पे है। अमेरिका इसमें शीर्ष स्थान पे है और रूस जो है वो दूसरे स्थान पे यहाँ पे है। तो ये जानकारी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि कौन शीर्ष स्थान पे है, रूस सेकंड स्थान पे है, लेकिन भारत जो है, भारत से जो है जखीरा जो है वो हालांकि उसने बढ़ाया है, लेकिन चीन और पाकिस्तान की तुलना में हथियार भारत के पास जो है वो क्या है? कम है। इसी रिपोर्ट को अपन और अच्छे से यहाँ पे समझने का प्रयास करें तो आप देख भी रहे होंगे न्यूक्लियर वार हेड रिडक्शंस जो है वो कंटिन्यू डेस्पाइट ग्लोबल टेंशंस, नंबर ऑफ न्यूक्लियर वार हेड्स बाय कंट्री इन जनवरी 2020। तो यहाँ पे देखो रसिया और यूनाइटेड स्टेट ने अपने हथियारों को जो है वो यहाँ पे कम किया है देखो, लेकिन चाइना ने अपने हथियार जो हैं वो यहाँ पे बढ़ा लिए हैं। फ्रांस ने जो है वो कम किए हैं, यूके ने जो है बढ़ाए हैं यहाँ पे, पाकिस्तान ने जो है यहाँ पे ±0 है, भारत के द्वारा जो है +10 बढ़ाए गए हैं, इजराइल के द्वारा कुछ नहीं किया गया, नॉर्थ कोरिया ने भी यहाँ पे बढ़ाए हैं। तो यहाँ पे 9 जो है वो नाभिकीय हथियार वाले जो है देश हैं, अमेरिका, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया। possess एस्टिमेटेड 13,400 यानी 13,400 न्यूक्लियर वेपन जो है इनके पास 2020 के शुरुआत में जो है यहाँ पे बताए गए हैं, विच मार्क्ड ए डिक्रीज फ्रॉम एस्टिमेटेड, जो कि 2019 के शुरुआत में जो है वो क्या थे? 13,800 जो है 65 थे, जो कम हो गए इस साल। द डिक्रीज इन द ओवरऑल नंबर वॉज लार्जली, अब ऐसा कमी क्यों आई है आपको पूछा जा सकता है, तो लार्जली ड्यू टू द डिसमेंटलमेंट ऑफ द ओल्ड न्यूक्लियर वेपन, तो जो पुराने न्यूक्लियर हथियार थे उनको नष्ट कर दिया गया रसिया और अमेरिका के द्वारा, विच टुगेदर पज ओवर 90% ऑफ द ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन्स, तो जो 90% से जो है यहाँ पे जो है ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स जो है इन दोनों देशों के पास ही हैं। तो ये स्थिति यहाँ पे है। तो आपको पूछा जा सकता है कि किस राष्ट्र के पास नाभिकीय हथियार नहीं है, तो आपको यहाँ पे जो 9 देश बताए गए हैं वो आप ध्यान रखेंगे। कितने हथियार शुरुआती दौर में थे, तो 13,400 इस साल में थे, पिछले साल 13,865 थे, जो कम हो गए क्योंकि पुराने हथियार अमेरिका और रसिया ने क्या कर दिए? नष्ट कर दिए हैं। अगली जानकारी कुछ विशेषज्ञों से जुड़ी हुई है। कोरोना वायरस पर शोध कर रहे 304 शीर्ष जो है विषाणु वैज्ञानिक, जो कि वायरोलॉजिस्ट अपन बोल सकते हैं, अमेरिका संस्था अपशॉट के सर्वे में ये खुलासा हुआ है
कि सितंबर तक स्कूल व कॉलेज न खुलें, ऐसी विशेषज्ञों की सलाह यहाँ पे दी गई है। तो देखो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी कि इस साल जो है अक्टूबर नवंबर तक भी स्कूल और कॉलेजेस खोले जाएं। खुल भी गए तो वो वापस थोड़े थोड़े समय के लिए बंद हो सकते हैं। तो इसलिए अपन को थोड़ा सा हैबिचुअल अपनी पढ़ाई को रखना है, जारी रखना है, ताकि आप तनावग्रस्त न हो। आप जो है लगातार थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें घर पे। जो हम आपको स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं उसका आप पूरा फ़ायदा यहाँ पे लें। तो ऐसे अनुमान जो लगाए जा रहे हैं, देखो सर्वे भी यहाँ पे कह रहा है कि जो सर्वे किया गया है पेरेंट्स से, वो अभी बोल रहे हैं कि अभी भेजेंगे, वो सिर्फ 10% बोल रहे हैं। जो ये बोल रहे हैं कि हम तो साहब जो है वो 1 साल के बाद में भेजेंगे, ऐसे 14% अभिभावक हैं। और गर्मी है, अभी 30 जून तक भेजेंगे, सितंबर मध्य तक भेजेंगे, दिसंबर तक भेजेंगे, मार्च 21 तक भेजेंगे। तो ये स्थिति जो है वर्तमान में बनी हुई है। अभिभावक जो है वो इन चीज़ों को लेकर बहुत सतर्क हैं अपने बच्चों को लेकर। चाइना जैसे देशों के अंदर तो 1 चाइल्ड पॉलिसी है, तो वहाँ पे तो वैसे ही बहुत दिक्कत है। तो इसलिए जो है अपन को वहाँ पे और यहाँ पे या पूरे विश्व के अंदर जो स्थिति बनी हुई है उसको मद्देनज़र रखते हुए अपन को अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। आप जहाँ से भी मैटर मिले, चाहे हमारी वीडियोस देखें, कहीं से भी देखें, आप स्टडी के साथ बने रहें। ये बेहद ज़रूरी है। इस तरीके के लॉकडाउन में आपको बेहतर अवसर मिल रहा है अपनी कमियों को दूर करने के लिए। हम भी अच्छे अच्छे वीडियो जो हैं आपके सामने लाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, इसलिए आप मेहनत करते रहें। अगली जानकारी भी बेहद महत्वपूर्ण है। हिमा दास, जो कि मूल रूप से देखो असम से जुड़ी हुई है, आसाम से है, इनको खेल रत्न के लिए नॉमिनेट किया गया है। और नॉमिनेट होने वाली सबसे युवा जो है ये हैं। तो 2018 में इनका शानदार प्रदर्शन रहा है। ये रेसर हैं यानी धाविकाएं हैं, और खेल रत्न पुरस्कार के लिए इनको नॉमिनेट जो है वहाँ पे किया गया। असम के खेल मंत्री जो है कौन है? सचिव दुलाल चंद्र दास हैं यहाँ पे। तो कम उम्र में फिनलैंड में ही 2018 में जो है अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली भारत की पहली एथलीट थी। ये जो है धिंग गाँव की रहने वाली है आसाम के अंदर। तो ये चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ और भी कौन इनकी होड़ में है? भाला फेंक खिलाड़ी जो है नीरज चोपड़ा हैं, पहलवान विनेश फोगाट हैं, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा हैं, हॉकी कप्तान रानी रामपाल हैं, क्रिकेटर रोहित शर्मा हैं, इस दौड़ में शामिल हैं। तो और भी नॉमिनेट हो रखे हैं, लेकिन इनका नाम क्यों फेमस है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे कम उम्र में नॉमिनेट होने वाले खिलाड़ी हैं ये भारत से। तो ये सवाल बेहद इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। अगली जानकारी जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी हुई है। वायु परिवर्तन, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है विश्व स्तर पे, उसी से जुड़ा हुआ हिस्सा है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई है। उसमें बताया गया है कि 21वीं सदी के अंत तक देश का औसत तापमान 4 डिग्री तक जो है वो बढ़ेगा। जलवायु परिवर्तन संबंधित सरकारी रिपोर्ट में ये दावा किया गया। इसमें कहा गया है कि गर्मी की लहरों में 3 से 4 गुना तक जो है बढ़ सकती है। तो 4 डिग्री तक औसतन तापमान में वृद्धि यहाँ पे देखी जाएगी। 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है 1901 से लेकर 2018 के औसत तापमान में। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में एक सरकारी रिपोर्ट में घोषणा की गई है कि 21वीं सदी तक औसत तापमान कितना बढ़ेगा। तो 4 डिग्री तक उसके अंदर बढ़ोतरी देखी जा सकती है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पे रिपोर्ट को सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज रिसर्च, यानी रिपोर्ट को सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज रिसर्च द्वारा तैयार किया गया। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे की एक शाखा है। तो इस तरीके का सवाल भी एग्जाम में आ जाता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहाँ की है? तो पुणे की संस्था है। या फिर इसकी सहायक संस्था कौन सी है? तो सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज जिसने ये रिपोर्ट दी है वो इसी की सहायक संस्था है। अगली जानकारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी हुई है, जिसमें बोला गया है कि एक्सपोर्ट के अंदर 36% तक की गिरावट मई में देखने को मिली है और ट्रेड डेफिशिएट जो है वहाँ पे जो है वो कम हुआ है। देखो ट्रेड डेफिशिएट का मतलब क्या होता है कि आप जो है वो इंपोर्ट कितना कर रहे हैं और एक्सपोर्ट जो है वो कितना कर रहे हैं। तो आपने मान लो इंपोर्ट आपका ज़्यादा है और ये जो है उसमें से आपने माइनस कर रहे हैं, और यदि ये अमाउंट जो है वो आपकी पॉजिटिव में आ रही है, इसका मतलब आपका इंपोर्ट ज़्यादा है। तो यही स्थिति जो है वो क्या है? ट्रेड डेफिशिएट है।
यानी जिसको अपन हिंदी में जो है वो क्या बोल सकते हैं, विश्व व्यापार घाटा बोलते हैं। इसकी विपरीत स्थिति जो है वो क्या हो जाती है, ट्रेड सरप्लस हो जाती है। तो ट्रेड डेफिशिएट जो है यहाँ पे कम हुआ है, एक्सपोर्ट में 36% तक की गिरावट देखने को मिली है। ऐसा क्यों हुआ है, क्या मुख्य कारण यहाँ पे रहे? तो टेक्सटाइल उद्योग जो है लगभग जो है डाउन चल रहा है, ज्वेलरी उद्योग है, तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो मुख्य रोल अदा यहाँ पे किया है, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति देखने को मिली है। अब कल के पूछे गए सवालों का जवाब देने का समय आ गया है। लिम्पियाधुर मैंने पूछा था, ये विवादित क्षेत्र जो है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो देखो, भारत के साथ सीमा विवाद के बीच नेपाल के कैबिनेट ने एक नया राजनीतिक मानचित्र स्वीकार किया है, जिसमें लिपुलेखा, तो ये देखो, ये तो लिपुलेखा है, यहाँ पे डायग्राम में देख रहे होंगे, काला पानी, ये काला पानी है, लिम्पियाधुर, ये लिम्पियाधुर है। और इसमें यदि इस वाले पास वाले डायग्राम में आप देखेंगे तो ये वाला एरिया जो है लिम्पियाधुर का है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये आप देख रहे होंगे कि ये तो इंडिया हो गया, ये नेपाल हो गया, और ये ऊपर जो है वो क्या है, चाइना है। तो यहाँ पे ये तीन जो विवादास्पद एरिया हैं, यहाँ पे लिम्पियाधुर, काला पानी और लिपुलेखा, तो ये जो हैं अभी नेपाल बोल रहा है कि भाई ये हमारे क्षेत्र हैं, हमारे मानचित्र में हम दिखाएंगे। तो ये विवादास्पद क्षेत्र आपको पूछा गया था कि किन देशों के बीच में है, तो ये नेपाल और भारत के बीच में सीमा विवादित क्षेत्र हैं, जिनके ऊपर नेपाल अपना आधिकारिक जो है या अधिकार जताना चाहता है। अगला सवाल मैंने आपको जो है यहाँ पे पूछा था, ये ग्रांड जो है एनिकेट बांध को लेकर, या कालानी जिसको बांध कहा जाता है। तो ये बांध आप देख भी रहे होंगे, ये कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ है। कौन सा जो है जिला है, तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ग्रांड एनिकेट इसका पुराना नाम है, कलानी भी नाम है, कावेरी नदी तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है बना हुआ है, ये तमिलनाडु से संबंधित है। इसके बाद में तीसरा सवाल मैंने आपको पूछा था, जगन्नाथ चेडुरु स्कीम, तो ये किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित ये स्कीम है। जगन्नाथ चेडुरु स्कीम टेलर्स के लिए है, बार्बर्स के लिए है और वाशरमैन कपड़े धोने वालों से संबंधित है। तो अमरावती के अंदर मुख्यमंत्री जो है YSR जगन रेड्डी ने एक और क्रांतिकारी योजना का शुभारंभ किया था। जगन्नाथ चेडुरु जो है योजना के अंतर्गत दुकानदार वाले जो हजाम हैं, जो कटिंग करने वाले हैं, स्त्री जो है वाले जो है रज़क या धोबी हैं, या कपड़ों की सिलाई करने वाले टेलर हैं, उनको हर जो साल 10,000 रुपये जो है वो दिए जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप ध्यान रखेंगे कि इस योजना में क्या बेनिफिट दिया जाएगा, कौन से राज्य से संबंधित हैं, है ना, ये मुख्यमंत्री वहाँ के कौन है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है ना। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आज के सवाल जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, आप यहाँ पे जवाब जो है इन सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। उदय कोटक समिति जो है आपको बतानी है, जो हाल ही में चर्चा में है, उसके बारे में आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। इंस्टाफ्लेक्सी केस क्या है, वेरीफाइड इनिशिएटिव क्या है, स्वीप्स जो है वो फाइनेंशियल मार्केट से संबंधित एक शब्दावली है, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। तो ये 4 सवाल हैं जो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जो है उनके जवाब देने हैं। आपको वीडियो जो है पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप इसको प्रसारित करें अपने मित्रों के साथ, और जो है इसी तरीके से आप जो है डेली हमारे साथ सुबह बने रहें वीडियो के साथ। आपको जो है वीडियो देख